तो चलिए आज का हम लोग अपना सोल्यूशन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में फुल लोड धारा ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये सब आप लोग जी नहीं ऑलरेडी लोकला पढ़े हुए हैं। बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को एकदम इतना टेस्ट दे देना है कि हर क्वेश्चन जो है बिल्कुल माइंड पे एकदम घूमते रहे, है ना। रोहित कुमार का शायद वीडियो ऑन है, तो देख लेंगे। अपना वीडियो बंद कर दीजिए बाबू। बंद हो गया सर। ओके, तो ये थ्री फेज का हमारा ट्रांसफार्मर है जिसमें फुल लोड धारा ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, केवीए इंटू 1000 बटा में √3 इंटू वोल्टेज। यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर कितने केवीए का है उसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बटा में, चूंकि थ्री फेज का है तो √3 इंटू वोल्टेज, है ना। वोल्टेज के मान कितना है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, फुल लोड धारा निकल जाएगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके घर में विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए लगाया गया मीटर किस प्रकार का एक उदाहरण है ना। तो ये हमारा जो एनर्जी मीटर जो हम लोग के घरों में लगा हुआ रहता है, यह जो है इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र है। किस टाइप का यंत्र है, इंटीग्रेटिंग टाइप के यंत्र के श्रेणी में आता है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति में वृद्धि से प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर फ्रीक्वेंसी में वृद्धि कर दिया जाए तो इंडक्टेंस के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सएल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 2πfl, है ना, 2πfl। तो एक्सएल हमारा जो है वहाँ एफएल के बिल्कुल समानुपाती है, 2πfl के समानुपाती है। तो हमारा आवृत्ति में वृद्धि हो रहा है तो इंडक्टेंस के मान में भी हमारा क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, इंडक्टेंस के मान भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के कौन से प्रकार है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है वो दो टाइप के होता है ना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो टाइप का, पहला सीटी, दूसरा पीटी, यानी करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये सब तो आप लोग जानते हैं। एसी परिपथ का पावर फैक्टर किसके बराबर होता है ना। तो एसी परिपथ का हमारा जो पावर फैक्टर होता है ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है हमारा, है ना, वोल्टेज एवं करंट के बीच में, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा ये जो थीटा कोण बनेगा, कोजिया जिसको बोलते हैं, वो उसके इक्वल होता है हमारा एसी का पावर फैक्टर, है ना। एसी परिपथ का पावर फैक्टर हमारा बराबर होता है किसके, तो वोल्टेज एवं धारा के बीच के कोण की कोजिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक 10 केवीए का ट्रांसफार्मर खुले परिपथ मतलब ओपन सर्किट टेस्ट में, है ना, 400 वाट है और लघु परिपथ टेस्ट यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट में 900 वाट का पावर ले रहा है ना। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 50% लोड, यानी कि लोड हमारा अगर हाफ हो गया तो उस कंडीशन में हमारा कॉपर लॉस क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाफ लोड पर हमारा कॉपर लॉस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/2 K² इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, है ना। तो 1/2 K² करेंगे इंटू, चूंकि हमारा ये आयरन कॉपर लॉस है, ये 900 वाट जो है आयरन लॉस, सॉरी कॉपर लॉस है हमारा। 900 जो वाट है वो क्या है, कॉपर लॉस है। और चूंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉस को ही मेजर करते हैं, है ना। तो 1/2 K² करेंगे इंटू 900, वहां से स्क्वायर करेंगे तो 1/4 गुणे 900, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 225 वाट आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है कि इसमें कॉपर का बचत होता है ना, कॉपर का बचत होता है। इसमें एक ही वाइंडिंग की जरूरत होती है। इसका यूज हम लोग वेरिएबल
क्योंकि ये सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है एक ही पे रहता है ना, तो उसमें टेपिंग किए हुए रहते हैं हम लोग, अलग अलग रेंज में टेपिंग किया हुआ रहता है। तो उसको वेरी करके यानी टेपिंग को घटा बढ़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज के मान को भी हम लोग कम बेसी ले सकते हैं आउटपुट में अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी परिवर्तनीय ट्रांसफार्मर के अनुरूप ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन सर्किट टेस्ट हेतु ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग को आपूर्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में चाहे कोई भी टेस्ट हो, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं तो सिर्फ प्राइमरी में ही देते हैं, है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका प्राइमरी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दोष उत्पन्न होता है जब बैटरी को उच्च दर पर चार्ज या डिस्चार्ज किया जाता है। तो काफ़ी हाई रेट पर अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किया जाए बैटरी को तो उसमें बकलिंग दोष पैदा हो जाता है। कौन सा दोष पैदा होता है? बकलिंग दोष पैदा हो जाता है। बकलिंग दोष में क्या होता है बाबू कि बैटरी का जो प्लेट होता है ना वो मुड़ जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है ना। जब हम लोग बैटरी को उच्च दर पर चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे तो उस कंडीशन में बकलिंग दोष पैदा होता है, और बकलिंग दोष में हमारा प्लेटें जो होती है वो मुड़ जाती है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। ठीक है, तो ये कांच की छड़ को जब हम लोग सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो विद्युत पैदा होती है वो होती है स्टैटिक विद्युत। स्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये भी होता है कि आप लोग भी देखे होंगे, कभी नोटिस किए होंगे, जैसे कंघी से हम लोग बाल वाल झाड़ते हैं, है ना। बाल वाल झाड़ने के बाद उस कंघी को थोड़ा सा फर्श पे टच कराएंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ कण जो होता है, छोटा छोटा कण उसमें चिपक जाता है ना। काफी ऐसे बाल वाल झाड़ने के बाद कंघी से हम लोग जो फर्श पे जब ही टच करेंगे कंघी को तो उसमें छोटा छोटा कण जो होता है चिपक जाता है, यानी कि उसमें एक प्रकार के चार्ज उत्पन्न हो जाता है ना। तो वो हमारा जो होता है ये किस टाइप का होता है? तो स्टैटिक होता है, यानी स्थिर विद्युत होता है। स्थिर विद्युत किसको कहते हैं? जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना किया जाए, है ना। वैसा विद्युत जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि कॉन्स्टेंटन में शामिल होता है। कॉन्स्टेंटन में शामिल होता है, तो कॉन्स्टेंटन हमारा जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है बाबू? तो ये हमारा जो होता है तांबा और निकेल का मिश्रण होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉन्स्टेंटन में शामिल होता है तो ये तांबा और निकेल। आते हैं थोड़ा सा इधर कुछ सेकंड के लिए। चलिए आप लोग अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग म्यूट हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी कभी कभी कहीं से आवाज आती है। हो सकता है कोई ऑन म्यूट है तो म्यूट कर लेंगे, है ना। जितने शांति रहेगा उतना ही अच्छा। माइंड को बिल्कुल एकदम बार बार बोलते हैं कि मेरे पास कम से कम 40 मिनट के लिए, है ना, क्योंकि सुनने से बहुत ज़्यादा याद होता है, बहुत ज़्यादा। एक ही चीज़ को अगर बार बार सुना जाए तो बिल्कुल याद रहेगा ही रहेगा। इसको थोड़ा सा हटाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि किसी 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग जल गई है ना। अब जो है ट्रांसफार्मर आपूर्ति करेगा। हमारे पास 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, अगर उसमें से एक वाइंडिंग जल गया है, ठीक है, तो अब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कितना आपूर्ति करेगा? तो निर्गत रेटिंग का 58%, निर्गत रेटिंग का 58%। सटीक इसका आंसर आप लोगों को बताए थे पॉइंट में भी, तो वो हमारा जो होता है कितना होता है? 57.7%। ठीक है,
अगर 2 फेज का हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, एक फेज जल गया, तो हमारा जो है आपूर्ति करेगा ट्रांसफार्मर कितना, निर्गत रेटिंग का 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास लेड एसिड सेल बैटरी है, ठीक है, तो उसका जो टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल पे जंग वंग से बचाने के लिए, उसके टर्मिनल को जंग वंग से बचाने के लिए हम लोग कौन सा द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर हम लोग क्या करते हैं, उसको जंग से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली, ठीक है, पेट्रोलियम जेली नाम का एक पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके टर्मिनल पोस्ट को जंग वंग से बचाने के लिए उसके टर्मिनल पर ये पेस्ट लगा देते हैं, पेट्रोलियम जेली का पेस्ट लगा देते हैं, जिससे हमारा ये जंग वंग ये सबसे सुरक्षा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो हम लोग करते हैं किस में करते हैं, तो केवीए में करते हैं। ट्रांसफार्मर को ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर क्या दर्शाता है, ओपन सर्किट टेस्ट में आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा जो है आयरन लॉस को मेजर करते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि हमारा वाट मीटर भी क्या दर्शाएगा, आयरन लॉस ही दर्शाएगा, है ना। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा वाट मीटर जो है आयरन लॉस को दर्शाता है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सामान्यतः होती है, तो ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होती है वो 90% से लेकर के 98%, इसके बीच में जो भी रहेगा मैक्सिमम मारेंगे, ठीक है। तो 90% से लेकर के 98%। अब इसमें एक और प्रश्न नीचे है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर में कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जो मूवेबल हो, को घूमने वाला, है ना, घूमने वाला कोई भी एक भी पार्ट्स नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। यही कारण है कि हमारा ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक उपकरण है, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल उपयोग किया जाता है। हमारे जो आजकल डिजिटल घड़ी आ रहा है उसमें हम लोग जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा सेल होता है, तो हमारा ये होता है पारा सेल। पारा सेल कहने का मतलब है कि मरकरी सेल, है ना, मरकरी सेल, जो कि हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं। हमारे ये बटाम के साइज के आकार का होता है ना, हमारे शर्ट कुर्ता में जो बटाम होता है यूज करते हैं हम लोग, उस टाइप के होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, तो धातु के तार में हमारा जो विद्युत का प्रवाह होता है किसके कारण होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, है ना। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। कोई भी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण। निम्न में से कौन सबसे भारी है, सबसे अधिक भारी है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या ऑप्शन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, ये सब होगा। तो इन सब में सबसे हमारा जो भारी कण होता है, सबसे भारी जो होता है हमारा प्रोटॉन होता है, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, वेंच वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेंच वाइस का आकार जो है उसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, उसका जो आकार होता है उसको कैसे व्यक्त करते हैं। तो जबड़ा बेंच वाइज, जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल भी किए हैं, देखे भी हैं उस पर, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे ज्वाइंट, जब पढ़ रहे थे बहुत सारा ज्वाइंट, तो उसमें जो भी हम लोग ज्वाइंट वाइंट बनाए थे बेंच वाइज पे, तो बेंच वाइज का जो हमारा जो जबड़ा की जो चौड़ाई होती है, उसकी जो चौड़ाई है ना, जिसको हम लोग घुमाते हैं तो घूमता है, मूवेबल, कम बेसी होता था, तो उसकी जो चौड़ाई है उससे हम लोग इसका आकार व्यक्त करते हैं। यानी बेंच वाइज का आकार जो है हम लोग जबड़ों की चौड़ाई से व्यक्त करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी में चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बैटरी में चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हमारा बैटरी चार्ज है तो हाइड्रोमीटर पे हमारा जो रीडिंग दिखाएगा वो 1250 से लेकर के 1250 से लेकर के 1280 तक, अगर डिस्चार्ज होगा तो 1150 से 1180 तक, है ना, इस रेंज में हम लोग देखेंगे।
तो ये हाइड्रोमीटर के द्वारा हम लोग जांच सकते हैं कि हमारा बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BIS 12931988 के अनुसार हमारा जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो कितना होना चाहिए? तो ये 240 वोल्ट होना चाहिए। ये सब तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि यदि एक चालक में, ठीक है, 120 कूलम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा का मान क्या होगा? ठीक है, हमारा जो है समय का मान दिया हुआ है 60 सेकंड और क्यू का मान दिया हुआ है हमारा कितना? 120 कूलम्ब, ठीक है ना। चार्ज, तो यहाँ से हम लोग I बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? Q बटा T। I बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Q बटा T, है ना। तो 120 बटा 60, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 60 दूना 120, यानी हमारा करंट का मान जो होगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा। ये सब नोट करना है बाबू, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है ये सब, और ये सब एग्जाम में आने की संभावना है। क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो छोटा छोटा ही न्यूमेरिकल्स देगा। यदि पेट्रोल, तेल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी है तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक यंत्र, एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें अगर कई प्रकार के आग दे रहा है, जैसे तेल, पेट्रोल, विद्युत, अगर हर चीज से, है ना, इस टाइप से बहुत सारा प्रकार से अगर आग लगा हुआ है तो उन सब के लिए सबसे बेस्ट हमारा जो होता है वो CTC टाइप का होता है। आप लोग जानते हैं ना। देखिए, तेल, पेट्रोल और विद्युत, यस यानी कि सर। 3 चीजों से अगर दे दिया, अगर यहाँ पे हाइलोन टाइप भी रहेगा, दिमाग थोड़ा सोचना है, मेरी बातों को गौर से देखना है, अगर हाइलोन टाइप भी रहेगा तो फिर भी हम मारेंगे क्या? CTC। इन सब में जो है CTC, अगर 3-4 प्रकार से आग लगा हुआ है तो उन सब में हमारा CTC जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा, है ना। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। राजू, राजपथ रिमूव करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा बाबू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप गुणांक यानी कि फॉर्म फैक्टर, रूप गुणांक यानी कि फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि हमारा फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है 1.11 होता है, ठीक है। रेल में कौन सा परिपथ भंजक का इस्तेमाल किया जाता है? VVI क्वेश्चन। हमारा जो रेल होता है रेलवे में, उसमें कौन सा सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है? न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हमारा होता है ABCB। देखिए, ये बताने के बावजूद भी ये लड़का गलत किया है, सतीश कुमार, ठीक है। ABCB, ABCB का फुल फॉर्म क्या बताए थे? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ABCB का इस्तेमाल, यह हमारा एक ऐसा परिपथ भंजक है जिसको हम लोग रेलवे में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी का EMF जो हमारा होता है वो 2.2 वोल्ट होता है। लेड एसिड बैटरी प्लेट को ताकत प्रदान करने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें हमारा जो होता है लेड एसिड बैटरी में प्लेट को ताकत प्रदान करने के लिए जो होता है इसमें हम लोग एंटीमनी, जो कि काफी शक्तिशाली धातु होता है हमारा, है ना, तो हम लोग एंटीमनी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोड बढ़ने पर सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारा बैटरी है, अगर उसको हम लोग लोड से कनेक्ट कर देंगे, अब जा करके अगर उसका टर्मिनल पे हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? घट जाएगा, यानी कि कम दिखाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कम दिखाएगा जब उसको लोड से कनेक्ट कर दिए हैं तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की चादर को सीधा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लोहे के चादर जो होता है, पतला पतला चादर जो होता है मेटल का, है ना, लोहा का, तो उसको सीधा करने के लिए हम लोग जो है मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। मैलेट जो कि हम लोग का लकड़ी का एक हैमर होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। वैसा यंत्र जो पावर ऑन होने पर परिपथ में नहीं लगाना चाहिए
वह क्या होता है, यानी कि लाइव वायर, यानी कि लाइव वायर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो हमारा होता है ओम मीटर और मेगर। ओम मीटर और मेगर, वह आवृत्ति जिस पर एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एफआर से सूचित किया जाता है। हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान होता है। शून्य तापमान, मैग्नीज, हमारा मैग्नीज जो होता है इसका जो प्रतिरोध गुणांक होता है वो शून्य होता है। यानी कि मैग्नीन हमारा जो एक ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि न पीटीसी होता है न एनटीसी होता है। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। यानी कि इसका टेम्परेचर अगर कम बेसी भी हो तो इस पर कोई, इसके रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। ये बोले थे आप लोग को कि एक लेवल में रहता है, ये फिक्स रहता है, न घटेगा न बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा वह पदार्थ जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान होता है, तो ये हमारा होता है मैग्नीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट आवर मीटर किस टाइप के यंत्र है। वाट आवर मीटर जो हमारा होता है वो किस टाइप के यंत्र के श्रेणी में आता है, तो ये हमारा होता है इंटीग्रेटिंग यंत्र। इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र के श्रेणी में आता है हमारा वाट मीटर। विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार का हैमर यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रीशियन यानी कि हम लोग, ठीक है, हम लोग जो हैमर यूज करते हैं वो किस टाइप का हैमर होता है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं यह हमारा होता है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर। विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है, यानी कि ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये हमारा जो होता है किसके लिए आवश्यक होता है, तो आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ये धक्का देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गति में लाने के लिए जो होता है हमारा विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। यानी कि ईएमएफ हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन को गति में लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को गति में करने के लिए, गति में लाने के लिए जो है हमारा ईएमएफ आवश्यक होता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत से उत्पन्न आग, विद्युत से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारा हैलोन टाइप अग्निशामक यंत्र होता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अभी अभी मैंने डिस्कशन भी किया था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि आपका पहला कदम क्या होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आ गया है यानी विद्युत से चिपक गया है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन वर्क होगा कि मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो यह हमारा होता है वोल्ट मीटर। स्कॉट संयोजन स्थानांतरण हेतु प्रयोग किया जाता है। स्कॉट संयोजन जो कि हम लोग करते हैं इसमें क्या होता है बाबू कि स्कॉट संयोजन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हमारा 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज में कन्वर्ट करना होगा या 2 फेज में इस्तेमाल करना होगा, वहां पे हम लोग जो है स्कॉट संयोजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज में इस्तेमाल करना होगा जब, वहां पे हम लोग स्कॉट संयोजन का चुनाव करेंगे। स्कॉट संयोजन क्या होता है, आप लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े थे, ये ट्रांसफार्मर में हम लोग का एक तरह से ये वाइंडिंग जो करते हैं उसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर इनेमेल तारों का गेज किसके द्वारा मापा जाता है, तो सुपर इनेमेल तारों का जो गेज होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये हमारा होता है सुपर इनेमेल तारों का गेज जो मापते हैं वायर गेज से। चाहे कोई भी तार है उसके गेज को अगर मेजर करना हो तो हम लोग वायर गेज का ही इस्तेमाल
करते हैं, ठीक है।